बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ ज़ायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत सारे शोज़ करते हैं हम, बहुत सारे शोज़ में अगेन मैसेजेस देने की बात तो आती है, वैल्यूज़ इंस्टिल करने की बात आती है, लोगों को अच्छी बातें बताने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस तो देते हैं। लेकिन आज अगेन आई थिंक हमको एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं जिसमें मैं कह सकती हूँ हमारी अपनी हमारा कल्चर, हमारी रिलीजियस ड्यूटी, हमारा अपना वैल्यू सिस्टम का सवाल आता है या उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, लोगों की बुरी आदतें ज़्यादा जल्दी अपना लेते हैं। शायद ये भी एक इंसानी फितरत का नतीजा है। आज हम बात कर रहे हैं कि वेस्ट की तरह हमारे मुल्क में भी ओल्ड एज होम्स बन गए हैं। हम अपने घर में बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको उनकी एटीट्यूड को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते या उनकी चिड़चिड़ाहट को, उनकी जो डिमांड्स होती हैं उसको हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होते हैं। उल्टा हम क्या बोलते हैं कि यार ये बहुत तंग करते हैं और ओल्ड एज पे बिठा देते हैं, ओल्ड एज होम्स पे रख लेते हैं। आज हम बात करना चाह रहे हैं इसी हवाले से कि घर में बुज़ुर्गों का होना कितना ज़रूरी है। आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो यकीनन आपको इस हवाले से ज़रूर पता होगा। कहते हैं कि जब दादा दादी, नाना नानी आपके घर में हों, उस वक्त आपके घर में कोई अलग ही एक माहौल होता है। आपको अपने बच्चों की फ़िक्र भी नहीं होती है, आपको पता है इनकी तरबियत ऑटोमेटिकली हो रही होती है। मुझे पर्सनली मेरी नानी ने जितनी किस्से हैं, इस्लामी किस्से, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यू नेम इट, वो सारा कुछ नानी ने बताया हुआ है। यानी हम इतना टाइम स्पेंड करते थे अपनी नानी नाना, दादी दादा के साथ कि हमें वो सारी बातें बताई गई हैं। आजकल क्या होता है, आजकल माँ बाप के पास तो वैसे ही टाइम नहीं है। और अगर बुज़ुर्गों के हवाले से बात करें तो अकेला रहने का, सेपरेट रहने का एक सिस्टम आ गया है कि कोई नोबडी वांट्स टू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली। हमारा अपना घर, हम अपने घर में अकेले रहेंगे, हर किसी का अपना एक सिस्टम होता है। उस चक्कर में हमने इतनी बड़ी जो हमारे पास एक नेमत होती है बुज़ुर्गों का घर में होना, जिनसे मैं कहती हूँ जो कि नमाज़ दुआएं जब दे रहे होते हैं तो उससे हमारे बच्चे इतना कुछ सीखते हैं। वी गेट डिप्राइव्ड, और ये सेल्फ डिप्रिवेशन है। इंसान खुद अपने आप को मरहूम करता है, महरूम करता है, इन चीज़ों के साथ मरहूम करता है। कभी कभार सायरा कबीर के मुंह से ऐसी उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं, लेकिन थैंक यू फॉर बेयरिंग विद इट। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, हमारे जो मेहमान आएंगे वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं और बताएंगे। हमारे पास जो मेहमान हैं उनमें कुछ इतने हैं, इस उम्र के हैं हिस्से में कि वो ख़ुद नानी बन चुकी हैं। तो इस पे ज़रूर बात करेंगे कि कैसा लगता है। कहते हैं अपने से सूद ज़्यादा प्यारा होता है, यानी अपने बच्चों से अपने बच्चों के बच्चे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और जी हाँ, वो मौका मिलता है कि आप अपने बच्चों के बच्चों को खूब बिगाड़ें, खूब प्यार करें, खूब लाड प्यार करें। वो जो माँ बाप का वो जो होता है ना गुस्सा, वो वाला एलिमेंट माइनस हो जाता है। तो मेरा और मेरी अम्मी का तो इसी बात में फटा हो रहा होता है। अम्मी बच्चों को खूब बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार करा रही होती है, लाड करा रही होती है। और मैं अम्मी को बोलती हूँ अम्मी आप बिगाड़ रही हैं बच्चों को, तो मैं बोलती कोई नहीं, कोई बिगाड़ नहीं रही। तो लेट्स सी यहाँ पे आज कहानी हमारी किस तरफ ऊँट बैठता है। आप कॉल करें, हमसे बात करें, हमें बताएं आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है कि नहीं। अगर हैं तो उससे आपके बच्चों में, आपकी ज़िंदगी में, आपके घर के माहौल में क्या फ़र्क आता है या आया है। खुदा ना खास्ता अगर वो ना होते तो क्या फ़र्क होता, मुझे ज़रूर बताइएगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्दी से जाते, आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हम बात कर रहे हैं बुज़ुर्गों के हवाले से। बिल्कुल इसका मतलब नहीं कि अभी जो मेरे मेहमान हैं यहाँ पे वो बुज़ुर्ग हैं, कहीं से भी नहीं, अभी तो वो जवान हैं। लेट्स वेलकम सबसे पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं माइंड साइंसेज के मेरे फेवरेट डॉक्टर मोइज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साथ ही एक ऐसी शख्सियत मेरे पास मौजूद है जो कि अगेन ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। इनसे वैसे सच्ची बात है, बहुत चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, बड़ा शफकत वाली फीलिंग आती है इनसे। ही इज़ एन एक्टर, बिल्डिंग कंट्रोल में भी गवर्नमेंट से सर्विसेज भी कर चुके हैं। ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी, ही इज़ एन ऑप्टोमोलॉजिस्ट। आई होप आई हैव गॉटन दैट राइट। लेट्स वेलकम ऑन द सेट विद अस वी हैव अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। आपको बुरा तो नहीं
लगा? आपकी कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा है वैसे कि शफकत, मेरे चेहरे से शफकत टपकती है, ऐसा लगता है, अबू वाली फीलिंग आती है वैसे शफकत भी लेडीज खवातीन के नाम में शामिल है। नहीं हाँ हाँ, नहीं, शफकत बिल्कुल भी नहीं, कोई? मर्द हज़ार। हाँ, शफकत राना। हाँ, शफकत राना। Trust him to come up with this, वैसे हाँ, सीरियसली नहीं। बुजुर्गों के हवाले से बात करें, अयाज खान साहब आपसे ज़रूर सवाल पूछूंगी। वो लोग जिनके घरों में बुजुर्ग, एक ज़माने में तो चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो बुजुर्ग होते ही होते थे, और मैं उस जॉइंट फैमिली में बड़ी पली हूँ, तो आई नो व्हाट इट वाज लाइक, एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे बच्चों को हमेशा या तो उनके दादा वाज देयर, हयात थे, या जब दादा के फौत हो गए तो उसके बाद अम्मी मेरी मूव्ड इन विद अस, तो वो एक नानी वाला एस्पेक्ट भी है। तो आई थिंक माई चिल्ड्रन आर वेरी लकी। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, आजकल जो एक शिफ्ट आया है कि नहीं हमें अकेले घर में रहना है, दादा का अगर घर हो भी तो वो अलग से होता है, या बिल्कुल साथ वाला घर भी अगर हो तो होता है, लेकिन वो वाली वो जो एक फीलिंग होती है ना, एक घर में एक कमरे में बैठ के दादा के साथ हर वक्त का खाना खाना, वो वाली चीज़ नहीं होती अब। उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, अगर ये मैं अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ तो चूँकि मैं ख़ुद भी दादा नाना दोनों बन चुका हूँ, लेकिन अगर हम अपने उन बुज़ुर्गों को, जैसे मतलब मेरे वालिद या मेरी वालदा, वालिद तो मेरे हयात नहीं हैं लेकिन हम जिस तरह उनको मिस करते हैं, वालदा हमारी हयात हैं, तो हम जो 6 भाई हैं उन 6 भाइयों में हमारा ये है कि ये झगड़ा रहता है अम्मी की वजह से कि अम्मी किसके यहाँ रहेंगी। आज ले गए 4 दिन के लिए तो दूसरा भाई आ गया, जी फरमाइए, तो वो ऐसे हमारे पास आते हैं, बेटे किस लिए आए हैं, वो अम्मी लेने आए हैं, जैसे कोई पड़ोस से चीनी लेने आता है। अम्मी लेने अब वो अम्मी, हमारा अम्मी का ये होता है, एक बेटा ले गया, उसके बाद दूसरा बेटा लग गया, फिर उसके बाद बेटियों की बारी भी आती है, माशाल्लाह। तो वो जो हमारा सिस्टम है उसमें हमारे वो दिन इतने कमाल गुजरते हैं कि हम भी ये समझ रहे होते हैं कि ये 2 दिन और रुक जाएं, क्योंकि वो उनका होना, उनकी इन्वायरमेंट, फिर हमारे बच्चों के जो बच्चे हैं वो उनसे जिस तरह अटैच होते हैं कि कल को हम भी, अब ज़ाहिर है अब उस फील्ड में आ गए, लेकिन बड़ी हैरत होती है मुझे कि लोग, अगर ये जो माशरे में अभी जो चेंज आ रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम तो है, लेकिन उसमें ये होता है कि ख़ुद माँ बाप ऐसा करने लगे हैं कि वो नहीं बेटा मेरा ख्याल है कि आप अपने कंफर्टेबल रहो, नहीं बेटा हम लोग आते हैं, मतलब इसमें भी सेक्रीफाइस अगर वो कर रहे हैं, हालांकि उनके कोई दिल से पूछे, लेकिन वो फिर भी मैंने देखा है कुछ फील होता होगा तभी वो ये डिस्टेंस कर रहे हैं ना। वो कहते हैं कि हमारी वजह से, हालांकि आप देखें एक घर में एक सोफा भी अगर अपनी जगह छोड़ देता है तो हम 10 दिन तक सोचते हैं यार ये सोफा यहाँ रखा हुआ था, जगह खाली है, वो जो बेजान चीज़ है, फिर वो तो वो चीज़ है, बल्कि जान की जान वाली वो वाली बात है कि हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। और हम देखिए, हमारी जो ज़िंदगी में जो कहीं भी चलना फिरना आना जाना, उसमें बहुत सी जगह पे उनकी ब्लेसिंग शामिल होती है। बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि हमारे वालिद की दुआओं से या हमारी वालदा की दुआओं की वजह से हम इस प्रॉब्लम में नहीं घिरे, क्योंकि उनके हाथ तो हमेशा आपके लिए उठे होते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे बेटे के पिछले दिनों एग्जाम्स हो रहे थे तो वो आया मेरे पास स्कूल जाने से पहले, मैं इसको स्कूल ड्रॉप करती हूँ, तो बोलते मामा प्लीज़ दुआ करिएगा ना, इतनी तैयारी की, जस्ट प्रे कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत दुआ करूँगी। फिर वो जल्दी से जाता है अपनी नानी के पास और बोलते हैं अम्मा प्लीज़ दुआ करिएगा ना मेरा पेपर बहुत अच्छा हो। तो दिस इज़ अगेन एक बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग। हम अपने घर में अपने माँ बाप, अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर बोलते हैं दुआ करना, हमें पता होता है कि इनकी दुआएं लग जाएंगी। बिल्कुल। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो लोग जो अपने ही हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, अपने ही बुज़ुर्गों को अपने आप से दूर कर देते हैं, अपनी ही नेमतों को अपने आप से खुद दूर है। हाउ अनफॉर्चुनेट आर दे। और इसमें दिमागी तवाज़ुन ख़राब है या नहीं है वो हम डॉक्टर मोइज़ से ज़रूर पूछेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे ताकि इनकी बात मैं बीच में इंटरप्ट ना कर सकूं और पूरी मुकम्मल जवाब लें। स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोइज़ एंड अयाज खान साहब। हम बात करें बुज़ुर्गों के हवाले से। एक सवाल छोड़ के गई थी डॉक्टर मोइज़ की तरफ, लेकिन उस सवाल से पहले आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करें कि ये जो बुज़ुर्गों के साथ गलत रवैया अपना लेते हैं लोग, या बुरा रवैया अपना लेते हैं, या अपने आप को उनसे दूरी इख्तियार कर लेते हैं, इसमें फ़ॉल्ट कहाँ है? एज़ पर ह्यूमन नेचर तरबियत में कमी आ जाती है,
या उनकी ये जो ज़हनी तवाज़ुन मैं कहती हूँ ना ख़राब हो जाता है, वो क्यों होता है? देखिए, दो पर्सपेक्टिव में और बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो नफ्सियात, माहिर नफ्सियात या साइंस, सोशल साइंसेज ये कहती है कि इंसान माहौल की प्रोडक्ट होती है, बाई प्रोडक्ट होती है। जो माहौल घर में मिला है वो माहौल से वो सीखता है। ज़रूरी नहीं कि उसने अपने घर से सीखा हो, पड़ोस से सीखा हो, दोस्तों से सीखा हो। फिर मीडिया, अब आज के दौर में तो मीडिया आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, तो वो एक प्रोडक्ट हो सकती है। दूसरी चीज़ मकाफ़ात अमल। मकाफ़ात अमल बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने सुना है ना कि आप जो करोगे वो आगे जाके पाओगे, तो हमें पता नहीं, मगर एक इस हवाले से हम कह सकते हैं कि कई दफ़ा ज़िंदगी में जो मुश्किलात और प्रॉब्लम्स आती है वो कहीं ना कहीं आपके अमाल हैं जो आप कर चुके हैं, जो आपको याद भी ना हो, तो उसका आप अपने सामने नतीजा देख रहे हैं ज़िंदगी में तकलीफ़ के हवाले से। ठीक है, तो दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी है समझने की। जो बीज बोते हो वही फल काटते हो, ये तो फैक्ट है। और इस कानून में कोई खामी नहीं है, ये आपके सामने रिजल्ट आता है। अब सवाल रह गया कि माहौल वगैरह का असर जो होता है वो असल में इंसान में दो कुव्वतें हैं, एक बदी की और एक अच्छाई की। दोनों कुव्वतें हर इंसान के अंदर। अब जो बाहर से स्टिमुलस आता है, माहौल से जो तरबियत आती है, मशवरा आता है, नज़ारा देखते हैं, वो किस चीज़ को तकवीयत देता है, किसको ताकत देता है, बदी को या अच्छाई को? कहते हैं जिसको जितना फीड करोगे वो उतना ताकतवर बने। बिल्कुल ताकतवर होगा। अगर तो बदी को फीड करता गया तो इंसान के अंदर खुद गर्जी का एक, हम सब कहीं ना कहीं किसी हवाले से खुद गर्ज है। इसकी कई दफ़ा मिसालें होती, सिर्फ एक माँ की मोहब्बत या बाप की मोहब्बत ऐसी है कि जहाँ खुद गर्जी जो है वो नहीं चलती, वो ख़त्म हो जाती है। मसलन अगर बच्ची डूब रही होगी तो माँ ना जानते हुए स्विमिंग में छलांग मार के बच्ची को बचाने की कोशिश करेगी। ठीक है, आम आदमी जो स्विमिंग नहीं जानता वो नहीं बचाएगा उस बच्ची को, जो स्विमर है वो तो बचाएगा। तो यहाँ पे खुदगर्जी, मोहब्बत जो है वो खुदगर्जी को ख़त्म कर देती है। मगर मसला ये कि औलाद के अंदर जो खुदगर्जी पैदा होती है उसकी वजह शायद ये है कि वो अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा है, या उसकी शादी हो गई तो वो अपने स्पाउस के लिए कर रहा है या कर रही है, या वो ज़िंदगी में अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर रहा है, उसमें वो माँ बाप को निगलेक्ट करता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बच्चे यतीम हो गए। यतीम सिर्फ बाप के इंतकाल से नहीं होते, बाप को घर से निकाल दिया वो औलाद भी यतीम हो गई। वो लोग एहसास कर लेना इस बात का, उनको खुद पता हो कि अपने साथ क्या कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अगर वो माँ बाप को छोड़कर बाहर चले गए तो यतीम हो गए। अच्छा, यतीम आदमी चाहे बज़ाहिर कितना खुशहाल हो, दौलतमंद हो, कामयाब हो, अगेन कामयाबी का हमारे लिए जो पैमाना है वो बहुत गलत है। वो दौलत, शोहरत, इज़्ज़त है, वो नहीं है। कामयाबी का पैमाना ये है कि रात को जब बिस्तर पर लेटो तो किसी का लिया हुआ ऐसा ना हो जो दिया ना हो, ना किसी को लेना था वो लिया ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, और इतना पता हो कि यार आज मैंने अपने माँ बाप को खुश करके सोया। मैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मेरी वालिदाएँ बहुत एजड हैं, हमारे सब बाहर, एक भाई अमेरिका में, एक मेरा भाई लंदन में है, मेरी बहन दुबई में, तो वो हमारे साथ हैं। आप यकीन कीजिए सायरा कि रात के 2 बजे उन्होंने बैल रखी अपने कमरे में, जो मेरे कमरे में बजती और किसी के कमरे में नहीं बजती। वो बैल बजाती, रात के 2 बजे मैं चला जाता हूँ। तो कई दफ़ा ये होती है कि वो बॉटल है, उसने कहा बेटा ज़रा इसका ढकना खोल दे, फिर आई कम बैक एंड गो टू स्लीप। वजह इसकी कि मुझे पता है कि एक तरफ मैं जितनी भी नेकियां करूं, अगर माँ बाप के साथ में बुराई करूंगा सब जीरो है, सब जीरो, टोटल वाइप्ड आउट। आई टोटली एग्री। वी हैव अ कॉलर विद अस, लेट्स क्विकली टेक द कॉल एज वेल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग सायरा कबीर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू याया साहब, हाउ आर यू? आई एम ओके भाई। मेरे उस्ताद जब भी आते तो मेरा दिल चाहता है कि मेरी कॉल जरूर लगे, और लग जाती है। जी, देखा आपकी नीयत होती है ना अच्छी। और अयाज भाई भी यकीनन बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटीज का आपने इंतखाब किया, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, रिलेशनशिप्स को ये समझते हैं। सारा मैं तो ये कहूँगा, देखिए बात ये है कि हम लोग ने असल में हम लोग का कसूर अपना भी है, क्योंकि हम लोग ने बच्चों को, हम लोग इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं कि बच्चे हम लोग बच्चों को चीज़ें और उनके गैजेट्स दिलवा के खुश होते रहते हैं, वो इसमें मुनहमिक हो जाते हैं, खो जाते हैं। जैसे आप तो बड़ी कंसर्न है ना इस चीज़ की, तो मेरे ख्याल में हम रेक्टिफाई करने का तरीका ये कि डिस्कस तो बहुत हो गया, हमने चाहिए कि हम बच्चों को बिठाएं और एक एथिकल मॉरल वैल्यूज हमें सिखाना हमारा फर्ज है। ये हम लोग हम कोशिश करते हैं कि ए ग्रेडर तो मेरा बच्चा आ जाए, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, लेकिन बहुत अच्छा इंसान बनाने की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। अल्टीमेटली फिर होता है कि जो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया ना, इट्स माई लाइफ वाला, ये हमारे मजहब में, हमारे कल्चर में ऐसा नहीं था कि इट्स माई लाइफ।
अगर मेरी लाइफ है तो बहुत से लोगों के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चों के, मेरी माँ के लिए, तो रिलेशनशिप्स को डेवलप करना और इनकी तकद्दुस को बरकरार रखना ये हमारे अपने ऊपर भी डिपेंड करता है और हमारे बच्चे उसको फॉलो करते हैं। मेरा सवाल जो डॉक्टर साहब से ये, डॉक्टर साहब मसला ये कि क्योंकि हम लोग, ये बहुत बड़ा इशू है, मेरे घर में भी हर जगह होता है, यानी बच्चे आपस में भी, भाई बहन भाई भी आपस में चीजें शेयर करने के लिए तैयार नहीं होते। आप ये मुझे बताएं कि हम लोग की कहाँ गलती है, मुझे या मेरी बीवी को क्या करना चाहिए या किसी को भी क्या करना चाहिए अगर बच्चों के अंदर ये चीज डेवलप हो जाए तो हमें किस तरह दूर करने के, हमें क्या अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए? ठीक है, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच आया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इनकी बात से थोड़ा सा आगे मजीद अगर मैं लेकर जाऊँ इस गुफ्तगू को, ये जिस तरह इन्होंने बताया कि हमारी क्या गलती है, एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे घरों में एक स्पेस इशू के बारे में बात की जाती है कि वी डोंट हैव स्पेस, वी डोंट गेट आवर प्राइवेसी। उस वजह से भी लोग फिर घर अलग कर देते हैं। और फिर ये जिस तरीके से आप जैसे अपने बच्चों को रखते हैं या बच्चे जो चीज़ सुनते हैं और देखते हैं वही चीज़ अपना रहे हो। ठीक है, मुझे ये बताइए, बड़े बड़े नाम आज दुनिया के अंदर हैं, जो चले भी गए दुनिया से, जिन्होंने नाम पैदा किया, वो बहुत छोटी स्पेस में रहते थे। बिल्कुल, है ना। ये ठीक है कि आपको स्पेस चाहिए, मगर उस स्पेस के साथ साथ दिल की दूरियां भी हो जाती है। जितनी स्पेस ज्यादा होती है, फिजिकल स्पेस, उतना इंसान के दिल दूर चले जाते हैं। किसी शख्स ने आउट ऑफ माइंड किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, कि गुस्से में लोग ऊंची आवाज में क्यों बात करते हैं, जबकि बंदा तो सामने खड़ा होता है, चीखते क्यों हैं? तो उसने कहा, गुस्से में इंसान तो करीब होता है, दिल दूर हो जाता है, तो इसलिए ऊंची आवाज करनी पड़ती है, जोर से बात करनी पड़ती है, हाथों से भी करनी पड़ती है, बातों से भी उधर दूर चले जाए। असगर साहब आपकी तरफ आते हैं, बात करें हम जब बुजुर्गों के हवाले से, तो अब यही बात है, अपने घरों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे बोगे वैसे काटोगे, तरबियत में कमी हो जाती है। मेरे भी अपने 3 अदद हैं, मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन मैं जब भी कुछ अगर करती हूँ अपने माँ बाप के लिए तो हमेशा ये सोचती हूँ कि आज जो करूँगी वही मेरे साथ भी होगा, हमेशा ये सोचती हूँ, और मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग आई थिंक इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं कि उनके साथ भी वो चीज़ हो सकता है। तो ग्रूमिंग के हवाले से ऑफ कोर्स टिप लूँगी आपसे भी, और जो दादा दादी है या नाना नानी है ख़ास तौर पे, वो किस तरीके से अगर उनके बच्चे, उनके अपने बच्चे अगर अपने और अपने बच्चों को दूर करते हैं तो वो किस तरीके से कह सकते कि बेटा आज हम हैं, हमेशा तो नहीं रहेंगे ना, बिल्कुल, तो वापस आ जाओ। इस हवाले से ज़रूर बताइए। देखिए, एक चीज़, एक तो तरबियत की भी है, जो बच्चे जो देख रहे होते हैं, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े हो रहे होते हैं तो अपने सामने एक घर का एक माहौल देखते हैं। उस माहौल में वो देखते हैं कि किससे क्या रवैया है, माँ के साथ क्या रवैया है, बाप के साथ क्या रवैया है, बच्चों के साथ आपस में क्या रवैया है, आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है। उसमें मुझे एक बात याद आई, मैंने एक वीडियो में एक देखा था कि एक बच्चा है, वो बैठा हुआ एक ड्राइंग बना रहा है। उस ड्राइंग बनाते में उसने घर बनाना शुरू किया और उसमें कमरे बना के एक कोने में देखा एक छोटा सा एक रूम बनाया। तो बाप ने पूछा कि ये रूम किसका है? कहना ये अब्बू आपका रूम है। तो देखा, क्या ये क्या कह रहे हो तुम बेटा, इतने बड़े घर में तुमने अपना रूम बताया, अम्मी का रूम बताया, ये तुमने अब्बा का रूम इतने कोने में क्यों बनाया? कहना इसलिए कि आपने भी तो अब्बू को वहीं रखा हुआ है। Oh my God, I get goosebumps। उसके बाद वो उसने ऐसे देखा, देख के वो उठ के गया और उठ के जाके देखा बाप जो है वो कम रोशनी में बैठा हुआ है। तो उसने रोशनी जब हुई तो उसने देखा कि बाप वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो उसने देखा, बेटे को कहा कि जी बेटा कैसे आना होगा? तो उसने कहा कि अब्बू कुछ नहीं, आप उठे ना। नहीं बेटा, तुम मसरूफ़ हो गए, तुम्हारे पास काम होगा। तो उस ज़बरदस्ती लेके आया है। अब जब लेके आया है बच्चे को, बच्चे ने जो देखा है तो बच्चे की जो एक्साइटमेंट दिखाई है कि बच्चा इतना खुश हुआ है। उसके बाद उस बच्चे ने क्या किया, बिठाया और बैठ के पानी लेके आया, और पानी लाने के बाद उसी ड्राइंग में से वो कोने में जो घर था उसको काट दिया। यू सी द मैसेज। यानी ये हैं वो मासूम बच्चे जिनको हम अपनी तरबियत में अगर थोड़ा सा उनको ये चीज़ें सिखाएं, क्योंकि अच्छा उनको देखें, बहुत से बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बातें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, समझ नहीं रहे होते। तो उसमें देखिए उन्होंने इतने आराम से उस बच्चे ने जो मैसेज दे दिया कि उसी जगह बिठा दिया और ड्राइंग रूम में बैठा। उसके बाद देखा बड़ा हैप्पी, सब बैठे हुए बातें कर रहे हैं। देखें कि एक बच्चे ने जो ऑब्जर्व किया अपने एनवायरनमेंट, उसने एग्जैक्टली वही चीज़ समझी, और उसको पता भी नहीं होगा कि ये शायद कुछ गलत है जब तक हम बताएंगे नहीं। बच्चे को क्या पता?
तो जी हाँ, आज वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, अपने बुढ़ापे को संवारना है तो खुदारा अपने रवैये को बदलें। अपने रवैये को बदलेंगे तो आपकी औलाद आपके साथ बेहतर तरीके से सलूक करेगी। वक्त है एक ब्रेक का, तो ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं। ऐसी बहुत सारे किस्से आपके साथ शेयर भी करेंगे और मैं चाहती हूँ कि लोग पर्सनली कॉल करें, हमसे बात भी करें, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक राइट नाउ, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान आ चुकी हैं, मुलाकात करवाती हूँ मैं आपकी। वन ऑफ द लेडीज़ इन दिस इंडस्ट्री whom I really look up to, an inspiration for many. She's a senior actress and इनकी खूबसूरती, इनकी एलिगेंस, इनकी ग्रेस में है। एंड मुझे लगता है काश मैं भी बड़ी हूँ तो इन्हीं की तरह हूँ। मुझे बहुत पसंद है, माई पर्सनल फेवरेट। लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव ऑन द सेट अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट एंड अमेजिंग एक्ट्रेस जहांआरा हाय आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, सच्ची सच्ची बोलती हूँ। और ये यहाँ पे दोनों मुझे इतने अच्छी तरह जानते हैं, आप इनको पता है मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। थैंक यू। कैसी आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र बेटा। माशाल्लाह। हमने एक सवाल, वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, आज बुजुर्गों के हवाले से कर रहे हैं और बहुत सारे सवालात भी छोड़ के गई हूँ मैं ब्रेक की तरफ। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूँ रिगार्डिंग हैविंग बुजुर्ग इन द फैमिली, इफ देयर आर नो बुजुर्ग इन द फैमिली, लाइफ कैसी होगी? डिपेंड करता है कि वो जो कपल है या वो कोई एक फैमिली है जो बग़ैर बुज़ुर्गों के रह रही है, उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या समझते हैं कि बुज़ुर्ग हमारे साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और एक वो फैमिली होती है जिसके अंदर बुज़ुर्ग होते हैं और उनका फिर एटीट्यूड उन बुज़ुर्गों के साथ क्या होता है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। Absolutely. तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम। जहांआरा मुझे बात बताए ना, अगर वो लोग जिनके पास नहीं है कोई बुजुर्ग, अब दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर मिसिंग। एग्जैक्टली राइट। अब एक फैमिली है जिनके पास बुजुर्ग थे, फिर अगर वो ना रहें तो फिर वो एक डिफरेंस उनको फील हो सकता है। सही बात, ठीक है। तो अब लेट्स टेक वन थिंग एट अ टाइम। अगर बुजुर्ग नहीं है तो अगर आपको मैं पूछूं, आपके घर में अगर आप ऐसे घर में रही जहां आपने सास ससुर के साथ वक्त गुजारा है, आपके बच्चों ने दादा दादी नाना नानी के साथ वक्त गुजारा है, तो अगर वो आपके सिस्टम में, आपके घर में नहीं होते तो आपके घर में क्या चीज़ की मिसिंग है? जैसे कि मैं अपनी अगर पर्सनल ज़िंदगी का वो करूं तो मैंने सास ससुर के साथ वक्त नहीं गुजारा, क्योंकि मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं यहाँ कराची से बाहर चली गई थी। बिल्कुल। लेकिन अपने घर में मेरी दादी थी और उनकी वजह से मैंने इतनी चीज़ें सीखी। मसलन वो अच्छा, मैं उनके कमरे में रहती थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, रात को सर में तेल लगा के कस के चोटी बांधना, वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ थी। आई कमबख्त, ये बाल तुम्हारे ऐसे हैं, बिल्कुल झाड़ू हो रहे, इधर आ इधर आ, ठक 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 तेल लगा, उसमें कंघी हुई, खट 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 एक कस के, अब जाके सो जाओ। हम कहते थे कि दादी सुबह को स्कूल जाना है, आए कुछ नहीं होता। वो कुछ हो गया। अब सिलाई कर रहे हैं मसलन, तो मुझे पता नहीं बचपने में ये था कि मेरे पास रुमाल ज़रूर होना चाहिए। स्कूल जाते हुए कुछ बच्चों को होता है कि भाई रुमाल ज़रूरी है, तो रुमाल उस दिन नहीं मिल रहा था। तो हमारे घर में सीने पिरोने का ख़ासा रिवाज था। तो कुछ टुकड़े वाले पड़े हुए होते थे, कपड़ों के टुकड़े बचे हुए। तो अम्मी ने कहा जाओ, वो बहुत अच्छा वो सफ़ेद कपड़ा फला बचा था, उसका तुम रुमाल सी लो। एक स्क्वायर बनाया और सी लिया। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो दादी ने कहा हाँ लाओ मेरे पास के था। दादी ने वो करके दिखाया मुझको। अच्छा, मैंने बदकिस्मती से मशीन के ऊपर बैठ के उसको किनारे उसके मोड़ लिए। आए कमबख्त, कभी सिलाई नहीं आने की इसको। मशीन मशीन कर रही है। रुमाल कोई मशीन से सिलता है? अरे डोरे निकालो, उसकी जाली बनाओ, तो तुरपाई करो तो भला। तो ये सब चीज़ें जो थी उस वक्त हम या तो शायद हंस देते थे या खफा हो जाते थे या कहते थे छोड़ो दादी अम्मा हैं कह रही हैं। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अगर वो ना बताती तो मुझे वो रुमाल के किनारे से डोरे निकाल कर वो जाली बनानी कभी ना आती। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी होती थी जो हमारी वालिदा
ये समझ में नहीं आ रही होती थी, या वो बहुत मसरूफ़ थी, जो अम्मा जी से पूछ लो। सीरियसली बिल्कुल सही है ना, सिंपल। तो ये नॉट ओनली दैट, हाँ, एक मैं यहाँ पे सॉरी कि ब्रेक का टाइम हो गया, हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक बात ज़रूर यहाँ छोटी सी ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ औलादों का एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है जब बुजुर्ग घर में होते हैं ना, कि अम्मी की पिटाई, अम्मी की डांट या अब्बू की पिटाई या अब्बू की डांट से बचने के लिए भी हमारे पास बुजुर्ग मिल जाते हैं जिनके पीछे देखे ना अम्मी डांट रही है। मेरा यहाँ क्या होता है मैं अच्छी खासी कुछ किताब पढ़ रही हूँ, पीछे से एक चीज़ आई, धड़ से मेरे पलंग पे गिर गई। भाई ये कौन है? ये छोटी वाली पोती है, वो किसी न किसी वजह से गमगीन हुई कहाँ दादी के पास। That's my point, तो ये एक चीज़ होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो घर का जो एक माहौल होता है ना, वो बहुत ही हैपनिंग माहौल होता है, और हाँ, बहुत ही एक एनवायरनमेंट ऐसे होता है जिसके अंदर एक सिक्योरिटी का एहसास होता है कि ये नहीं तो वो सही। क्या बात है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्दी से जाते जल्दी से आते, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। थोड़ी लंबी सी ब्रेक हो गई थी, लेकिन ऑफ कोर्स 10 बजे की हेडलाइंस तो बहुत ज़रूरी होती है, ये भी पता चले कि क्या कुछ हो रहा है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बुज़ुर्गों के हवाले से हम शो कर रहे हैं आज, और बहुत सारी बातें करनी रह गई हैं। कोशिश करेंगे आप लोगों से कॉल्स भी लें ताकि आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर जानें। 1 मिनट के लिए वो तमाम लोग जिनके घरों में बुज़ुर्ग हैं, अब उनका रवैया कैसे है वो मैं अभी नहीं पूछ रही, मेरे सिर्फ एक सवाल है, आप लोगों से पूछूंगी, और यहाँ पे आप जो 2 मर्द हजरात हैं उनसे भी ज़रूर सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि अगर आपके घर से बुज़ुर्ग को हटा दिया जाए तो वो क्या कुछ वैल्यू ऐड करते हैं आपकी ज़िंदगी में, उस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि अगर वो ना होते तो आपकी ज़िंदगी कैसे होती। अयाज खान साहब, अगर मैं आपसे पूछूँ। देखिए, एक तो 2 चीज़ें हैं। एक होता है ना होना से मतलब है दुनिया में नहीं है, तो फिर हमारी मिसिंग जो है वो कुछ और होती है। एक होता है घर से चले गए, बिल्कुल, एक तो नाराज़ होके चले गए, बिल्कुल, एक वो खुद से ये समझ के कि बेटा तुम लोग खुश रहो। लेकिन ये जो गिल्ट रहती है, ये तो देखें कहीं ना कहीं जब हम खुद माँ बाप होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट आपको फील होती रहती है, बिल्कुल पछतावा रह और वो जो तीसरा, वो जो बच्चे पोते नवासे, वो ऐसी चीज़ हैं जो आपकी गिल्ट में इजाफा करते हैं, क्योंकि उनको नाना दादा जो है वो ज़्यादा याद आते हैं, वो उनसे जो प्यार का अंदाज़ उनका आपको पता है। मैं खुद अपने घर में, मेरे यहाँ जब नवासे वो आता है, वो सब दौड़ के उछलता है और ऊपर। मैंने कहा बेटा मेरे चोट लगी है, मुझे बाईपास हुआ। अब मैं उसको कह रहा हूँ पापा यहाँ हुआ, यहाँ उछल लूँ मैं, यहाँ उछल लूँ। तो अब ये जो चीज़ें हैं, या हम जो घर में जब वो मौजूद नहीं हैं तो हम उन चीज़ों को महसूस करते हुए चलें, एक नहीं महसूस करता। होता क्या है कि अब हम 6 भाई हैं ना, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, आपने बताया उनका अपने हस्बैंड का मतलब कि माशाल्लाह साथ हैं। सिर्फ आप ये सोचें कि हमारी जो तमाम तर जितने ये जो मकाफात अमल है, इसको भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये इन बच्चों ने भी बड़े होना है, इन बच्चों ने भी हमसे उसी अंदाज से पेश आना है, क्योंकि वो एक ना एक दिन आपको कोट कर देते हैं। आपने देखा है कि जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, अगर आपने वालिद से सख्त बोला है तो बच्चे, पापा आप दादा से कैसे बात कर रहे हैं, हाँ, आप नाना से कैसे बात कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है लोग बच्चियों को इस तरह से रिएक्ट करते हुए। अच्छा, उसके बाद वो हमें बच्चे, जहाँ हम बच्चों को टीच कर रहे हैं ना, बच्चे भी हमें टीच करते हैं, लेकिन उनका अंदाज ऐसी होता है कि वो अपने लाड में हमसे वो बात कह रहे थे। फिर उसके बाद देखें आप, मुझे वही बुजुर्गों की बात याद आई कि वो एक बस वो मियाँ बीवी की कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये माँ तो नहीं रह सकती घर में। उन्होंने कहा माँ रह ही नहीं सकती घर में। वो उन्होंने माँ को लेके ओल्ड होम में डाल दिया। अब ओल्ड होम में माँ को डाल दिया, कभी महीनों में, क्योंकि जब नहीं है सामने तो फिर मसरूफ, अरे बस कोई ना कोई वजह बन जाती है। अब वो माँ को उन्होंने डाल दिया। वो एक दिन वहाँ ओल्ड होम से फ़ोन आया, हेलो जनाब, वो ऐसा है कि आपकी जो वो वालदा हैं वो बिल्कुल आखिरी दम पे हैं, तो आप आके उनसे मिल लें। ये जाके माँ के पास वहाँ चले गए, माँ के पास बैठ के माँ का हाथ पकड़ लिया और माँ से कहा कि भी अम्मा बस बड़ा जो भी है मुझे माफ़ कर दें, और तो कोई बात, कोई ख्वाहिश, कोई दिल में ऐसी रह गई हो तो आप बता दें। तो माँ ने कहा बेटा बस एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम कर दो। तो कहने कि क्या ख्वाहिश है अम्मा बताओ। तो कहना बेटा ऐसा है कि तुम यहाँ पे कुछ पंखे लगवा दो।
कहना अम्मा क्या हो गया, अब आप जा रही हैं, अब जाते जाते आप कह रही हैं पंखा, कहने नहीं मैंने तो बेटा जैसे तैसे गुजार लिया, लेकिन जब तेरे बच्चे तुझे छोड़ने आएंगे तो तुझसे तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। अब ये बताएं कि वो माँ जाते जाते भी अपने बच्चे की उस तकलीफ के बारे में सोच के वो एहसास करते हुए जा रही है जिसने उसको लाके ओल्ड होम में छोड़ दिया। तो ये जो माँ बाप जिनको हम छोड़ देते हैं या उनको ओवरलुक कर जाते हैं, इनके लिए देखें हदीस है कि माँ बाप को मुस्कुराकर देखना जो है वो एक हज का सवाल है। बिल्कुल। तो हमारे पास तो इतनी एग्जाम्पल्स हैं और अल्लाह ताला ने इतनी हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। अब देखें दुनिया में आपको अपॉर्चुनिटीज हैं जन्नत कमाने की। सही बात है। जन्नत देखें पैरों के नीचे जन्नत ऐसे नहीं रख दी। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की एग्जाम्पल देखें, अपनी मोहब्बत की एग्जाम्पल माँ के 70 गुना, फिर सोचें 70 गुना आपको सारा कुछ मिलेगा। उन सारी चीज़ों को इस हम जो दुनिया चल रही है, साइंसी दौर चल रहा है और बड़ी भाग दौड़ में है, उसमें हम इन चीज़ों से मिस कर जाते हैं। ठीक है डॉक्टर मोइज़ आपकी तरफ आते हैं। अगर इफ़ आई जस्ट आस्क यू बहुत ही लिटरल सेंस में, द ग्रेटेस्ट वैल्यू व्हिच ग्रैंड पेरेंट्स ऐड इन अ हाउस, इन अ होम, वो क्या होगी? सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होंगे तो टेलीविज़न आपकी तरबियत करेगा। क्या बात, क्या मीडिया आपकी तरबियत करेगा। तो ये जो ग्रैंड पेरेंट्स का, ये बुजुर्गों का घर में रहना है, ये वो इक़दार आप सीखते हैं उनसे, जिससे आपकी शख्सियत बनती है और किरदार बनता है। इज दैट द रीजन हम कह रहे हैं तालीम तो मिल जाती है, तरबियत का जो फुकदान हमें नजर आता है वो इसी वजह से। एक याया साहब ने सवाल पूछा था, वो जवाब दे दें उन्हें नाराज होंगे। होता ही कि जब हम बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं शेयरिंग की, तो बच्चा जब नहीं शेयर करता तो हम गिव इन कर लेते हैं उसकी जिद पर जी। वही से हमसे गलती शुरू होती है। Exactly। कभी भी गिव इन ना करें, बच्चा रेजिस्ट करे, आप उससे ज्यादा रेजिस्ट करें, कोशिश करें कि इवेंचुअली वो सीखे कि भाई भाई के साथ शेयर करे, दूसरों के साथ शेयर करे, कई दफा जाके खाने का कुछ हिस्सा जाके चौकीदार के साथ शेयर करे। आपको देखिए डिसिप्लिन करना होगा बच्चों को, उसके लिए एफर्ट चाहिए, टाइम चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है, बच्चा रो रहा है, आपने कहा अच्छा चलो मैं खाना बर्गर मंगवा दो, चलो अच्छा ठीक है ये ले लो, ये स्वीट ले लो, आपने बच्चे की आदत ख़राब कर डाली। कैन यू करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़। मैं ये चीज़ प्लान करके हरगिज़ नहीं आई थी, लेकिन मेरे जहन में एक दो छोटी सी बात है, मैं चाहूँगी कि आप वो चीज़ मुझे करेक्ट करेगा इफ़ आई एम रॉन्ग। बस मुझे भी आप लोगों के साथ सीखने को ज़रूर मिलता है। मैं अपने बच्चों के साथ ये करती हूँ क्योंकि आप जानते हैं मेरे बच्चे किस एज ग्रुप में, तो ऑफकोर्स जो छोटे वाले खास तौर पे वो तो क्या बड़ा वाला भी दे डोंट लाइक टू शेयर। तो मैं ये करती हूँ फॉर एग्जांपल अगर बड़े वाले को बोला कि ये बहन के साथ शेयर करो, अगर नहीं करता तो बोलती फाइन ठीक है नहीं करो, फिर ज़रा आई गिव यू समथिंग बेटर, तो एकदम से अच्छा मैं कर देता हूँ शेयर। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा दिन व्हाट आई डू इज़ मैं इन बच्चों को लेकर जाती हूँ ऑन टू प्लेसेस जहाँ पे वी सी मोर लाइक अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, जिनके पास इतना नहीं होता है या जिनके पास, बिकॉज वी आर ब्लेस्ड, हम लोग बहुत माशाल्लाह अल्लाह का दिया हुआ हर नेमत रहमत अल्लाह ने दी हुई है। लेकिन अगर अपने से उन लोगों को देखते हैं जिनके पास इतना नहीं, तो आपको एहसास होता है आपके पास कितना है। चाहे वो आप किसी को खाना खिला रहे हो तो वो अपनी औलाद को बोले कि बेटा जाओ और दो, एंड देन यू टेल देम कि ये तुम नहीं दे रहे हो तो अपने आप का बड़ा नहीं समझना, ये अल्लाह ताला आपसे दिलवा रहा है, तो आप बहुत झुक के बहुत आजिज़ी के साथ ये काम करें कि आपको पता हो कि आपके जरिए कोई अच्छा अगर काम हो रहा है तो यू शुड फील प्राउड ऑफ दैट फैक्ट एंड नॉट कि आप बहुत बड़े हो गए तो आप दे रहे। इस हवाले से आपसे ज़रूर जानूंगी मैं कि क्या बच्चों के अंदर इस तरह भी हम शेयरिंग का एलिमेंट डाल सकते हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे वापस आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वो लोग जो बचपन से शेयर करते हैं, कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं जब छोटे होते हैं हमारे बच्चे, तो वो फिर जब बड़े होते हैं तो ये नहीं बोलते कि भाई आई एम सॉरी आई कैन नॉट शेयर माई स्पेस, मैं जब शादी करके जाऊँ तो मुझे एक अलग घर चाहिए।
ठीक है, सबका राइट होता है, लेकिन अगर आप लड़के के माँ बाप हैं और वो रहना चाहते हैं अपने बहू के साथ, तो वाई नॉट। आप अपने बच्चों को, अपने मियाँ को क्यों ये करें? बिलीव मी, वरना ये उल्टा नेगेटिव हो जाता है आपके लिए इन द लॉन्ग रन। ये मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो प्लीज़ अपने जो शादी के वो जो शुरू के फजूल डिमांड्स हैं ना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, चेक करें, यू विल बी बेटर ऑफ इन द लॉन्ग रन। शेयरिंग के हवाले से सवाल छोड़ के गई थी बच्चों के हवाले से, तो डॉक्टर मोइज आप करेक्ट। पहली जो स्ट्रेटेजी थी वो सही नहीं थी आपकी। अच्छा, क्योंकि बच्चा फिर सीखेगा कि अच्छी चीज़ के लिए मैं ये छोड़ दूँ, अच्छा। बेहतर चीज़ के लिए। अच्छा। इसमें थोड़ी सी लालच का एलिमेंट आ जाएगा, ग्रीड का, राइट। तो उसका तरीका ये कि देखिए, मेहनत, प्रॉब्लम है कि हमारे पास टाइम नहीं और हम मेहनत से घबराते हैं। बच्चे को बिठा के समझाया जाए शेयरिंग का कि क्यों शेयरिंग करनी है, एफर्ट होती है, मगर एक दफ़ा बच्चा समझ जाए, ज़िंदगी भर वो शेयर करेगा बगैर किसी लालच के। ठीक है, तो थोड़ा पहली स्ट्रेटेजी चेंज करें। दूसरी वाली बहुत अच्छी थी, हमारे बच्चों को खासकर जो एफिलेंट क्लास से बच्चे अल्लाह ने अगर आपको दिया है, तो मेहरबानी करके उन इलाकों में ले जाएं, उन बच्चों से मिलवाएं, उन लोगों से मिलवाएं जिनके पास कुछ भी नहीं है। और जब आप दें तो वाकई आजिज़ी और इनकिसारी से दें, क्योंकि बच्चों को समझना चाहिए कि दौलत मेरी नहीं है, बिल्कुल मुझे दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इदारा चलाता हूँ, कई दफ़ा सालों पहले परेशान हुआ तो अपने गुरुजी के पास पहुँच गया। उन्होंने कहा तुम क्यों परेशान हो? मैंने कहा भाई हालात ऐसे हैं, कारोबार इतना ज़्यादा नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे फ़िक्र है कि ऑफिस कैसे चलेगा। तो मुझसे कहता है इंस्टीट्यूट किसका है? मैंने कहा मेरा। क्या दिमाग खराब है? अल्लाह का। मैं कहता तुम मैनेजर हो। तो अल्लाह ने जिसको रिस्क देना है, जिन स्टाफ, तुम्हारा जो स्टाफ है, उसकी तनख्वाह तुम्हें खुद ब खुद भेज देगा। स्टॉप वरिंग, स्टॉप वरिंग। उस दिन से आई स्टॉप वरिंग फ्रॉम दैट डे। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो स्टार्ट में आपने बात की कि लड़कियां शादी के बाद कहती है कि अलग रहना है। देखिए, स्पेस बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल। आप चाहे अलग रहें, दिलों के दरमियान फासला नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम आता है कि जब आप दूर चले जाते हैं तो आप कम्युनिकेशन कम कर देते हैं और आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट बॉन्ड। बस ये, जब आप एक घर में होते तो या इट्स easier to manage। और दूसरा देखें, कुछ भी हो जाए, बुजुर्ग जो हैं, जो पार्ट प्ले करते हैं, मियाँ बीवी में ही शुरू में देखिए कुछ डिफरेंसेस होते हैं। उन डिफरेंसेस के लिए तीसरा आदमी बहुत जरूरी होता है। अपने आप का भी ठीक नहीं होता। बुजुर्ग उसमें क्या करेंगे, हमेशा बेटे की साइड नहीं लेंगे, बहू की साइड लेंगे। और बहू की साइड लेने से यही बुजुर्ग जो हैं, कल को आप ही खुद कहेंगे अरे अम्मी आपकी वजह से मसला हल हो गया, वरना कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ती हैं। उसमें जो ये बहुत बड़ा पार्ट जो है ये बुजुर्ग प्ले करते हैं। लेकिन हर, अच्छा, कितने बुजुर्ग मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ उसमें हम भी अपने आप को शामिल करते हैं कि अरे बेटा छोड़ो, अरे बेटा नहीं, अब पापा आपको नहीं पता। मैंने कहा पता है बेटा, हम भी गुजरे हैं, हमको देखते हुए बड़े हुए हो तुम लोग, और हमें हमारा भी मसाइल हमारे भी होते थे। लेकिन बेटा थोड़ा सा अगर 1 मिनट के लिए टेप लगा दो, यानी हमें वो सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस वो जिस अंदाज से शेयर करते थे, वही हमें फिर जिंदगी में हमारे काम आ रहे हो। क्या बात है, जबरदस्त। वो गैप ले लेते हैं हम, अलग कर देते हैं। एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी से वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ आपसे हम ज़रूर बात करना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही है, एक्सपीरियंस से हमें सीखना है। क्यों गलती करें जब हमारे पास इतने लर्नड लोग हैं, इतने एक्सपीरियंस लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। सो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। बात करेंगे अब जहाँ आपके साथ। मुझे बताएं कि अगर बुज़ुर्गों के हवाले से बात करें तो एक उम्र पे आके थोड़े क्रांति भी हो जाते हैं, और वहाँ पे जाके घर वालों को, बच्चों को हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है, तो बोलते हैं कि अलग रह लें तो अच्छा है। एग्जैक्टली हाँ, हम लोग अभी जब हम ब्रेक पे थे तो यही इस किस्म की बातें कर रहे थे। बाजी बड़े मज़े की बातें भी अयाज आपने सुनाई। बहरहाल वो हम फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हाँ लेकिन अभी जो हम शुरू से प्रोग्राम के डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि वालिदैन का या बुज़ुर्गों का घर में होना कितना बाइस रहमत है। लेकिन मैंने ये महसूस किया है, अब मैं भी बुज़ुर्गों की लाइन में आती चली जा रही हूँ, बल्कि आ गई हूँ। नवासे हैं, नवासियाँ हैं, और मेरे साथ मेरा बेटा, मेरी बहू, पोतियाँ सब रहते हैं घर में। मैंने महसूस किया है, लोगों को देखा भी है कि बाज़ वक्त जो बुज़ुर्ग हैं वो काफ़ी
लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल कर देते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं दे बिकम डिफ़िकल्ट फॉर। ट्रू। अच्छा, वो डिफ़िकल्ट इस तरह से नहीं होते कि वो जानकर किसी किस्म की कोई हरकत कर रहे हों या किसी को तंग करना चाह रहे हों या परेशान। लेकिन ये डॉक्टर मुइज़ इसमें ज़रूर मुझसे अग्री करेंगे इस बात में कि इंसान अपने पावर को और अपनी हाकमियत को भूलता नहीं है। हाँ। वो सारी ज़िंदगी उस एक घर है उसके ऊपर हुक्मरानी करती आई है, मसलन वो औरत जो है, जो दादी है या नानी है, और एकदम से उसको ये महसूस होता है कि बहू भी डिसीजंस ले रही है। बिल्कुल, बहू डिसीजंस ले रही है कि आज क्या, इवन थिंग्स लाइक क्या पकेगा, कंट्रोल जाते हुए देखते हुए। तो यहाँ पर ये मसले ज़रूर पैदा होते हैं, और अगर बहू या घर में रहने वाले अक्लमंदी से काम नहीं लेते तो हालात जो हैं वो काफ़ी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी बुजुर्गी का लिहाज करते हुए हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते। अब अगर हम कहते हैं तो वो बदतहजीबी में शामिल हो जाता है, और वो लोग जब अगर उनको किसी बात पे टोका जाए कहने के लो ये हमको सिखाएंगे। बिल्कुल, हमने सारी ज़िंदगी इस घर पे हुकूमत की है, इस घर की तो एक एक ईंट मैंने रखी है। ये जुमले सुनने में आते हैं और गालिबन मेरे मुंह से भी शायद निकल जाते हों कभी, क्योंकि मैंने बहरहाल वो घर बनाया है। बेशक, बिल्कुल। लेकिन जब बुज़ुर्ग हो जाएं तो उनको बुज़ुर्ग रहना चाहिए। तो बुज़ुर्गी का सबूत इस तरह देना चाहिए कि जो बच्चे हैं घर के उनको अथॉरिटी दें। उनको अथॉरिटी देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फिर वही वाली बात आती है कि ख़ुद इंसान अपना एग्ज़ाम्पल पेश करता है। बच्चों से, बहू से मेरा ये रवैया है कि भाई आज तुम लोग क्या खाओगे, ख़ुद ऑर्डर दे दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 अंडे गोश्त मैंने पकवाए तो वो तुम सब खाओ। क्यों खाओ भाई, उसका नहीं दिल चाह रहा, उसको कढ़ाई गोश्त खाने को दिल चाह रहा है, तो वो उसको नहीं, क्योंकि हमने कह दिया कि आज टिंडे पकेंगे तो हुजूर टिंडे पकेंगे। क्यों पकेंगे? और सब खाएंगे क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तुम लोगों ने तो सब्जियां खानी छोड़ दी हैं वगैरह वगैरह, इस किस्म की बेरब्त किस्म की बातें, बहुत सारे रीजन और भी अलावा चीज़ें इसकी होती हैं। मैं यहाँ एक आपकी बात पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। वो लोग जो लोग थोड़े ऑफ कोर्स एज जब उनकी हो रही होती है तो उनका काम करने का या स्ट्रेस लेने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। बिल्कुल। अगर एक शख्स, अगर किसी ने अपनी जवानी में पूरी ज़िंदगी अपना घर संभाला, बाहर का काम किया, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आप थकते भी ज़्यादा हैं। फिर आपके अंदर वो नहीं होती हिम्मत के फिर आप ये भी देखें तो वो भी देखें। तो सही वक्त पे, और वो सही वक्त हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, हर किसी के लिए जारी होगा। हाँ, जब कौन कब तक कर सकता है, और जब आपको लगता है इट्स गॉटन टू मच इन द सेंस कि आप हर वक्त परेशान रहने लग जाएं, आप जिंदगी की और वो रिलेशनशिप जो आपके अपने लिए अच्छे हैं, जो आपके प्यारे हैं, अगर उनको एंजॉय ना कर सक रहे हो और टेंशन में रह रहे हो, तो फिर आपको चाहिए कि आप काम डेलीगेट करना शुरू करें और एंजॉय करें अपना वक्त। यही मैं ये कहती हूँ। थोड़ा सा हम लोग ना डिप्लोमेटिक अगर अपने वालिदैन के साथ चलना शुरू हो जाएं, कहने को तो लफ्ज अजीब सा है डिप्लोमेटिक, लेकिन होता क्या है, देखिए बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपने कहीं बाहर जा रहे हैं, जिंदगी भर हमने उनसे पूछ के कहा अब्बू हम जा रहे हैं। बिल्कुल। अब बुजुर्ग जब आप शादीशुदा हो गए हैं तो आप सिर्फ एक लम्हे को तो कहेंगे उनसे, उनको हम एक सोफा नहीं समझेंगे, हम ये समझेंगे कि सोफे पे कोई बैठा हुआ है, बिल्कुल, वो टीवी देख रहे हैं। आपने कहा अब्बू हम जरा फला जगह जा रहे हैं, हम चले जाएं। अब एक इसका कहना और एक होता है अब्बू हम जा रहे हैं, एक होता है इजाजत लेना, एक होता है इत्तला देना। ये जो फर्क आ जाता है ना थोड़ा सा, इस थोड़ी सी जरा सा देखिए, इतने से फर्क में कितना फर्क हो जाता है। अब्बू हम आपके लिए वापसी में कुछ लिए हैं। अब तो ये जो मैं मतलब ये कहना जो चाह रहा हूँ, ये ओवरलुक करना जो है, ये माँ बाप को, मैं अपना रियली बता रहा हूँ आपको कि अब्बू मेरे वहाँ भाई के साथ रह रहे थे, और मैं जब भी हम जाते थे सबसे पहले अब्बू के पास जाते थे। दूसरे भाई, एक दो भाई क्या करते थे कि अब्बू का कमरा पहले पड़ रहा है तो वो क्या करते थे, ये जा रहे हैं, इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा, ये पहले मैं भी पढ़ रहा हूँ रास्ते में, एक स्टॉप भी ये भी है, वो कभी वो गुस्से में भी कह देते थे। तो हम जब कहीं जा रहे हों और आ रहे हों और वो हमारे घर का एक हिस्सा हैं, तो उनके उस डोमिनेटिव जो दौर उन्होंने बड़ा होके गुजारा है, उसमें उनको ये दे देना, उनको इतनी हमें चाहिए तो होती है, तो ये बड़ा जरूरी है, ऐसा करना चाहिए। नहीं तो इसी में मैं कहती हूँ ना कि हम लोग अक्सर ये जिक्र करते हैं कि भाई इंसान बूढ़ा हो रहा है, ठीक है, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, आप
तो खैर तुम तो बच्चे हो, तुम तो बच्चे हो, खैर हम तो रुके हुए हैं वहीं फुल स्टॉप लग गया। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मेरा तुम्हें ये सबसे ज़्यादा ये मशवरा है कि प्लीज़ लर्न टू ग्रो है ग्रेसफुली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ग्रेसफुली अपने उम्र के हर हिस्से को, जैसे कि अभी आप एंजॉय करने की बात कर रही थी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप अब 18 बरस के नहीं हैं, आप 25 बरस के नहीं हैं, आपके अंदर कुछ तकलीफ़ें, कुछ कमज़ोरियां पैदा होनी शुरू हो गई हैं। आप जैसे कि आपने कहा आप थक भी जाते हैं, आप गाड़ी अब उस तरह से ड्राइव नहीं कर सकते जैसे कि एक ज़माने में करते थे। प्लीज़ एक्सेप्ट द फैक्ट, जो घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको इस बात को समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं और growing gracefully is the answer to everything. It's growing beautifully. I must say. वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे, मैसेजेस लेंगे। और मैसेज में डॉक्टर मोइज़, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि एक मैसेज ज़रूर बुज़ुर्गों के नाम दीजिएगा और एक मैसेज ज़रूर हमारे बच्चों के नाम दीजिएगा, तो कहीं ना जाएगा। ये ऑफ कोर्स नसीहतों का टाइम है, हमें सीखना है हमारे मेहमानों से। तो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अब हम आ गए अपने लास्ट पार्ट में, यानी कि वो पार्ट जिस पे हम मैसेजेस लेते हैं। तो अभी आप गौर से सुनिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर मोइज़। डॉक्टर मोइज़, आपका आज के दिन का हमारे पूरे टॉपिक को सम अप करने के बाद मैसेज क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? वो कहते हैं ना कि ताली दो हाथ से बजती है। घर के सुकून के लिए बच्चे और बुजुर्ग दोनों को कुछ बातें समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ बुजुर्गों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है जी। मैं भी लाहौर था, लाहौर में मैंने सुबह 5 बजे कुछ पार्क में 700-800 बुजुर्गों को योगा सिखाया। वाओ। अच्छा, अब ये रोज सुबह मिलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद 5 बजे आते हैं। इनके साथ जब ये आपस में दोस्त बनते हैं तो ये शेयर करते हैं। Agreed. बच्चे टाइम नहीं देते तो दोस्त, कोई बूढ़े का बूढ़ा बुजुर्ग दोस्त तो है ना, तो कोशिश करें कि अपने घर वालों को, बुजुर्गों को जिस तरह एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें कि उनका टाइम पास हो और दे फील यूजफुल। दैट्स इम्पोर्टेंट। एक ये काम करें। दूसरा, याद रखें कि उनके विजडम से आप सीखें, क्योंकि विजडम तो है ना आफ्टर ऑल, विजडम से आप सीखें। जहाँ आपा ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को ये समझना है कि जी देखें जी, अब बच्चों ने काम करना है। तो इस तरह टेक्टफुली कहा जा सकता है कि जी टिंडा गोश्त जो है वो मैंने खाना है, आप लोगों को खाना है, बना लो जो बनाना है। इसका मतलब है कि बच्चों को आप ऑटोमेटिकली उनको जीने का हक उनको दें। अगर आप देंगे जीने का हक तो बच्चे जो है वो आपसे मुतमईन होंगे, आपसे प्यार करेंगे। बिल्कुल ये नहीं कहेंगे हमारे पर डंडा लेकर बस जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। तो कोशिश करें लिव एंड लेट लिव वाली बात। अयाज खान साहब, आपका मैं कहूँगा कि देखें, ये जनरेशन गैप तो आया है कि हम पहले, हमारे वालिद हमसे थोड़ा सख्त थे, आज हम अपने औलाद को थोड़ा अपना दोस्त बना के रखते हैं तो वो हमसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एक तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बुज़ुर्गों की जो हम सोच रहे होते हैं वैल्यूज़ की, जहाँ तक हम बात करें तो मेरे वालिद अल्लाह बख्शी, उनका एक शेर था कि हम पहले पहल अपने जो पाँवों पे चले थे, हम पहले पहल अपने जो पाँवों पे चले थे, एक मोहतरम हस्ती की दुआओं से चले थे। क्या बात। तो हमें अपने बुज़ुर्गों की इस चीज़ को हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये मकाफ़ात अमल से बचना चाहते हैं कि अगर हम आज अच्छी तरह से अपने माँ बाप के साथ पेश नहीं आएंगे तो कल को हमारी औलाद उससे कहीं पहले, यानी अभी बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं होंगे, हमारी खांसी जो आज भी बहुत सौ को बुरी लगती है, वो खांसी बुरी लगेगी कि अब्बा आप तो रात भर खांसते रहते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रा सा ख्याल रखें, क्योंकि हमें आगे जाके जो हिसाब देना है उस हिसाब में तो माँ बाप के दर्जे के बारे में मेरा ख्याल है हम सबको ही पता है कि उनको उसके जो है क्या वो मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। जहाँ आपा, अब मैं क्या कहूँ, इतनी बेहतरीन बातें, हमने इतनी देर तक हम लोग यही बातें करते रहे तो किसी मैसेज की मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश तो नहीं रही। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब, अगर चाहे वो बुज़ुर्ग ना भी हों, अगर एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, तो वो जब तक एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे और जब तक एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज दे आर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बुज़ुर्गों को आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी तरह से सोचें, वो कभी नहीं हो सकता। और बुज़ुर्ग ये समझें
कि ये जो आजकल के बच्चे हैं वो हमारी तरह से शाम को मगरिब के वक्त घर आ जाएंगे और लेट जाएंगे। खुदारा इस तरह से ना सोचिए। वक्त बहुत बदल चुका है, एनवायरनमेंट हमारा कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो हम जिस वक्त हम 16-17 साल के थे वो एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग था, और जो हमारा पोता नवासा इस वक्त 16-17 साल का 18 साल का है उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। तो आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि भाई हमारे ज़माने में तो ये होता था। प्लीज़ ये चीज़ें ना करें, उन बच्चों के लिए अच्छी मिसाल कायम करें। आप यकीन कीजिए अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो वो भी आपकी बात सुनेंगे। क्या बात है, ब्यूटीफुल, सीरियसली लव द मैसेजेस। आई मीन मेरा तो दिल खुश हो गया। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई आज। चूँकि वक्त ख़त्म हो गया है, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, एट द एंड ऑफ द डे तरह तरह के लोग होते हैं हर तरफ, छोटों में भी बड़ों में भी। पीपल हैव डिफरेंट एटीट्यूड, लेकिन हम सब के अंदर वो जो एक सब्र का मादा है ना, वो ख़त्म होते जा रहा है। तो अगर आई थिंक हम अपने हर एक्शन पे ये सवाल अपने आप से पूछें कि क्या ये एक्शन मुझे एक अच्छा इंसान बनाएगा या ये एक्शन मुझे बुरा इंसान बनाएगा, क्या ये एक्शन मुझे अल्टीमेटली ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन की तरफ ले जाएगा, या ये काम ये हरकत मुझे ज़िंदगी में पछतावे की तरफ लेकर जाएगा। अगर अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से सोच समझ के जिएंगे ना, तो हम मजबूर हो जाएंगे सही चीज़ें करने के लिए, और बुराई से दूर रहेंगे, तो अल्टीमेटली वी विल बी ऑन द विनिंग एंड। तो ये कहते हैं ना, हर अच्छा काम मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। और वो तमाम लोग जो समझते हैं कि ओहो अब बुज़ुर्ग हैं, ये मसला है, उनका ये इशू है, तो पूरी ज़िंदगी थोड़ी है। इनफैक्ट ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है कुछ अच्छा करके अपनी ज़िंदगी के लिए जन्नत कमा लेने का मौका है। तो आई मीन यू मस्ट बी प्रिविलेज्ड, यू मस्ट बी द चोजन वन। ये सोच के अंदर तब्दीली आप खुद लेकर आ सकते हैं, और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जो करेंगे आपकी औलादें वही करेंगी। यही मुझे समझ में आया आज के हमारे शो से। सायरा कबीर हमारे बेहतरीन मेहमान और हमारी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।